हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला लेक्चर है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो यार अभी तक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस को लगाए और आई होप आपको मतलब क्वेश्चंस लगाने में फील भी आया होगा कि यार आप किसी लेवल का क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल अगर अब हम बात करें कि अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो इसमें आपको जो डेफिनेट इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पे आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस दिए जाएं, उससे पहले आपको जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिकली वो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। तो आप हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखो एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ को करने का मतलब यही है क्योंकि इसमें आपको यही से क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आपके क्वेश्चंस फंसेंगे तो आप यहीं पे फंसोगे कि एक्चुअली यार हमको कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई करनी है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन के वैसे ही सॉल्व होते हैं जैसे हम इंडेफिनिट को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो हम इंडेफिनिट में आर्बिट्री कांस्टेंट का यूज़ करते थे वहाँ पे हम वहाँ पे लिमिट्स का यूज़ कर देते हैं और तो वहाँ से वो आर्बिट्री कांस्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशन में हट जाता है। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यार कुछ प्रॉपर्टीज हैं एकदम छोटी छोटी, उनको आपको आनी चाहिए। तो यार अगर हम पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिकली वो आपकी क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन एफ एक्स दिया जा रहा है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, एल एन एक्स, साइन एल एन एक्स, जो भी आपको दिया जाए उसमें अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट अगर मान लीजिए इसकी लिमिट आपकी ए से बी जा रही है, ठीक है, और आपसे कोई कह दे भाई साहब क्या इसको हम इस तरीके से मतलब इसको किसी और नेम में या किसी अदर फंक्शन में इसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो अगर आपको कोई कहे तो इसको आप बेसिकली इस तरीके से कर सकते हो कि अगर एफ एक्स से डी एक्स मतलब अभी आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, बट अगर आपको कहीं टी के रेस्पेक्ट में, यू के रेस्पेक्ट में या किसी अदर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो बेसिकली आप उसको कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा एफ टी डी टी। मतलब ये इसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है। आप चाहो तो अदर में भी कर सकते हो, ए से बी कोई लिमिट है, एफ ऑफ यू आप डी यू कर सकते हो। सब इसी तरीके से आप कई सारी और इसमें लिख सकते हो क्योंकि एक्स वाई जेड का तो कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी लिखते चले जाओ। ठीक है, अच्छा, तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हुई कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो उसका आप नाम चेंज कर सकते हो। मतलब उनको एक्स से वाई में ले जा सकते हो, एक्स से टी में ले जा सकते हो, टी से उनको फर्दर यू में ले जा सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पहली प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दिया जा रहा है ए से बी और उसका मतलब एफ एक्स डी एक्स, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब ये नहीं कि भैया एफ एक्स आपका यही जरूरी है कि यही होगा, नहीं, आपको कोई भी फंक्शन दिया, लेट एफ एक्स इज एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। मान लीजिए ये आपको दी जा रही है और बेसिकली मान लीजिए कहीं आपको लिमिट ए से बी की जरूरत नहीं है, आपको बी से ए की लिमिट की जरूरत है। तो भाई साहब हमारे पास तो प्रॉपर्टी है, हम इसको इंटीग्रेशन बी से ए लिमिट कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी आपका इंटीग्रेशन होगा उसके फर्दर आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लिमिट्स को स्वाइप करोगे मतलब अपर लिमिट को लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो आपको एक माइनस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है, बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सारी हैं, आप ये नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आपकी जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी आपको दी जाती है कि ए से बी आपको कोई भी फंक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, ए से बी कोई आपकी लिमिट्स दी जा रही है और एफ एक्स आपका कोई भी फंक्शन है और ये डी एक्स का। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें क्या कर सकते हो, इसको आप अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कैसे कि आप मान लीजिए पहले ए से सी जाते हो, ये आपका एफ एक्स डी एक्स हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, फिर आप सी से बी जाते हो तो ये एफ एक्स आपका डी एक्स हो गया। तो बेसिकली ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि मतलब आप ए से बी डायरेक्ट नहीं जाना चाहते, आप पहले ए से सी जाओगे, सी से बी जाओगे, तो भी जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो आप इन प्रॉपर्टीज को नोट करो, फिर इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो देखो प्रॉपर्टी 4 को भी हम सिमिलर इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या होता है यार, बेसिकली उसमें भी आपको इसी तरीके से पैटर्न फॉलो करना जो आपकी प्रॉपर्टी थर्ड, कि मान लीजिए आपको जैसे ए से भी कोई भी फंक्शन दिया जा रहा है एफ एक्स डी एक्स, और इसको भी आप फर्दर कई स्टेप्स में ले जा सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप ए से सी ले गए, सी से बी ले गए, आप इसको ए से सी लेके जाओ। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स आपका हो गया,
और फर्दर आप इसको क्या करिए, सी से डी लेके जाइए, एफ एक्स डी एक्स निकालिए, फिर आप इसको डी से बी लेके जाओ, सॉरी ये आपका डी से, अब बेसिकली ए से बी होगा यहाँ पे, सही है, ए से बी, ठीक है। तो ये आपका डी से यहाँ पे आप इसको फर्दर बी लेके जाओगे, एफ एक्स डी एक्स। तो ये भी आपकी एक मतलब प्रॉपर्टी होती है। मतलब बेसिकली हम उसी चीज़ को फर्दर डिवाइड कर देते हैं 3 कैटेगरीज में। आप इसको 4 बार और इसमें लिख सकते हो, अगला और कोई ऐड कर सकते हो, तो आप जितने चाहो उतने टाइम से इसको लेके जा सकते हो। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको जान दो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको मतलब मान लीजिए आपकी एक लिमिट पॉजिटिव है, एक लिमिट आपकी निगेटिव है, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे आपको कोई फंक्शन दे दिया जाएगा साइन एक्स, तो आपको फिर उसको, या मॉड एक्स दे दिया गया, तो आपको उसको उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो ये प्रॉपर्टी आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपकी जो लिमिट्स होती हैं वो बेसिकली आपकी 0 से a जाती हैं, और कोई भी फंक्शन आपको एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे दिया जा सकता है, ठीक है। कोई भी फंक्शन हो सकता है, लिमिट आपकी 0 से a जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आता है वो 0 से a ही रहेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स जो x लिखा हुआ है ना, उसको आपको a माइनस एक्स से रिप्लेस करना होगा। बेसिकली आपको a माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करना होगा। तो ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको लिमिट्स कई बार दी जाएंगी, जैसे एक बार क्या हो सकता है कि आपको a से a लिमिट दे दी जाए, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि यार a से a कहाँ पे होगा, 0 से a कौन सी लिमिट थी, ठीक है। तो इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। तो 0 से a अगर कोई भी लिमिट जाती है, एफ एक्स डी एक्स कोई भी फंक्शन दिया गया होता है, तो आप यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन तो चाहो तो लिख सकते हो। इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि आपको x को रिप्लेस करना होगा a माइनस एक्स के साथ, ठीक है। x को आपको रिप्लेस करना होगा a माइनस एक्स के साथ, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए, रफ कर दिया जाए। चलिए एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो देखो प्रॉपर्टी 6 भी इसी तरीके से आती है कि जैसे मान लो कोई भी आपको एक इंटीग्रेशन दिया जाता है जिसकी लिमिट्स अगर a से b दी जाती है और कोई भी फंक्शन आपको दिया जाता है, तो वो भी आपका बेसिकली इसी तरीके से आप करोगे कि इसमें आप a प्लस बी माइनस ऑफ एक्स कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन आपका हो जाएगा a प्लस बी माइनस टाइम्स एक्स, ये आपका dx। यहाँ पे भी आप एक्सप्लेनेशन चाहो तो लिख सकते हो कि आपको x को रिप्लेस करना है a प्लस बी माइनस टाइम्स एक्स के साथ, ठीक। मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट में माइनस आप ये x कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। फिर हम प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए तो देखो प्रॉपर्टीज आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज ही इसमें इंपॉर्टेंट रखती हैं, बाकी इसमें कोई और टर्म नहीं आएगा। हाँ बेसिकली आपको बस कैलकुलेशंस आनी पड़ेंगी, आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि भैया साइन 7π/6 7π/4 इन सब की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वरना आप निकालने बैठोगे तो फिर निकालते रह जाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो क्या कहती है, जैसे मान लो आपको कोई भी फंक्शन दिया जा रहा है 0 से 2a। अभी तक देखो आपने क्या किया था, जो आपको किंग प्रॉपर्टी, जो आपने प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 5 पढ़ा, जहाँ पे आपने x को रिप्लेस किया था a माइनस एक्स के साथ। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारी किंग प्रॉपर्टी है। किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस किंग से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब एक वहाँ पे आपने पढ़ा था कि 0 से a लिमिट जा रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी 0 से 2a लिमिट जा रही है और फंक्शन आपको दिया जा रहा है एफ एक्स डी एक्स। तो यार इसका जो रिजल्ट आता है वो बेसिकली इसके 2 रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, ये आपका होता है 2 आपका बाहर होता है, इंटीग्रेशन 0 से पाई, मतलब जो आपकी लिमिट सॉरी अगर a दिया जा रहा है तो यहाँ पे आप a लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो भी आपको लिमिट दी जाएगी ना अपर लिमिट की, वो हाफ हो जाएगी इस वाली कंडीशन में, जब आपकी 0 से 2a लिमिट जा रही होगी, ठीक है। तो 2 आपका बाहर आएगा और जो भी लिमिट यहाँ पे होगी, अगर पाई है तो π/2 हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी, मतलब लिमिट आपकी हाफ हो जाएगी और अंदर आपका फिर से एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा रिजल्ट इसका ये आता है कि ये 0 भी हो जाएगा। अच्छा अब ये हमको पता करना है कि यार किस कंडीशन पे रिजल्ट हमारा 0 आएगा, किस कंडीशन पे रिजल्ट हमारा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स आएगा। तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा इफ f ऑफ
2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। मतलब आपको सब क्वेश्चंस में, जिस क्वेश्चन में आपको 0 से 2a लिमिट दिखे उसमें आप समझ जाओ यार कि आपको यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, और इसमें दो आपके मतलब रिजल्ट्स आते हैं। पहला रिजल्ट आपका ये आता है, जब आप 2a माइनस एक्स निकालोगे तो अगर आपका फंक्शन ही आ जाता है तो आपको ये वाली लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। बट इन केस मान लीजिए अगर आपने f ऑफ 2a माइनस एक्स तो निकाला, बट वहां पे आपका फंक्शन जो आ रहा है वो माइनस टाइम्स एफ एक्स आ रहा है, मतलब माइनस टाइम फंक्शन आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आपका जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात करते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, कुछ कंफ्यूजन लायक इसमें है नहीं, एकदम सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए आपको एफ एक्स दिया जाएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पे, फिर आपको उसमें 2a माइनस एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो 2a माइनस एक्स आप मतलब आप इसमें डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें या ये वाला फॉर्मूला लगा दें। इसके लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा, 2a माइनस एक्स आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर फंक्शन आपका एफ एक्स आता है, मतलब फंक्शन ही आ जाता है, तो आप पहला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर फंक्शन आपका माइनस टाइम एफ एक्स आता है तो फिर आपको यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला जो आपका डायरेक्ट 0 हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अच्छा लास्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ मान लीजिए आपको कोई भी इंटीग्रेशन दिया जा रहा है, ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो बेसिकली आपको माइनस a से a दी जा रही हूँ, ठीक है, और फंक्शन आपको एफ एक्स डी एक्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके दो रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, दो रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो बेसिकली कुछ अलग होती है। यहाँ पे आप क्या करते थे, 2a माइनस एक्स फाइंड करते थे, बट यहाँ पे आप कुछ और फाइंड करोगे। कैसे देखते हैं। तो जैसे यार पहला तो रिजल्ट मैं आपको लिखता हूँ कि मान लीजिए 2 टाइम्स ये आपका हो जाएगा, आप बेसिकली ये आपका हो जाएगा 0 to a आई थिंक, या आई हैव टू चेक फर्स्ट, या ये आपका हो जाएगा 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। ये कब होगा, इफ एफ एक्स इज इवन। ठीक है, अगर आपका फंक्शन इवन है, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और 0 आपका कब होगा, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो यार अब सबसे पहले तो बात यही आती है ना कि जब आपको माइनस a से a लिमिट दिखेगी तो आप वहां पे 0 से a एफ एक्स डी एक्स लिखोगे। कब, जब आपका एफ एक्स क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर एफ एक्स आपका ऑड फंक्शन होता है तो वो कैसे होगा, देखिए ऑड फंक्शन कब होगा, तो बेसिकली इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो आपको सबसे पहले तो यही आना चाहिए ना कि इवन फंक्शन क्या होता है और आपका ऑड फंक्शन क्या होता है। तो ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर कोई भी आप मतलब जब भी आपको एफ एक्स दिया जाए ना, तो जब आप वहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करोगे, मतलब कोई भी फंक्शन दिया जाता है तो आपको वहां पे x को रिप्लेस करना होगा माइनस एक्स के साथ, उसको आप सॉल्व करोगे। अगर वो सॉल्व करने पर यहाँ पे लिख लेना इफ, ठीक है, उसको अगर सॉल्व करने पे आपका फंक्शन आ जाता है, ठीक है, एफ एक्स आ जाता है, तो यहाँ पे लिखोगे देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, देन एफ एक्स इज इवन फंक्शन। बट इन केस ऑफ क्या होता है कि इफ अगर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला और वो माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स आता है, तो यहाँ से आप लिखोगे देन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है कि ना तो आपका इवन आएगा ना आपका ऑड आएगा। अगर कोई और टर्म आने लगा तो मतलब एफ एक्स ही ना आया तो क्या करोगे, तब उसके केस में आप ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं करोगे, फिर आपको कुछ और लॉजिकल पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करना होगा, फिर उससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बेसिकली इसके नीचे आप लिख सकते हो कि इफ नन देन एफ एक्स इज neither even nor odd। ठीक है, neither even nor odd। तो ये केस आपका फिर neither nor में चला जाएगा, और फिर आप यहाँ पे कोई दूसरा मेथड यहाँ पे आप सॉल्व करोगे। मतलब कई सारे मेथड्स है ना, अगर प्रॉपर्टी आपको पहले मतलब कौन सी चीजें कहाँ पे अप्लाई करनी है यहाँ पे आपको फोकस करना है। ये नहीं कि जहाँ पाया 7 वाली प्रॉपर्टी घुसेड़ दी, जहाँ पाया सेकंड वाली लगा दी। तो मतलब इस चीज का आपको इसमें बेहतर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लो। आपको ये वाली प्रॉपर्टी कब देखने को मिलेगी, जब आपका लिमिट माइनस a से होगा। ये वाली प्रॉपर्टी आपकी लिमिट 0 से 2a जाएगी। तो आपको मतलब बेसिकली इस चीज पे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपकी जो लिमिट्स हैं उन्हीं से आप पहचानोगे कि आप पता लगे रट्टा मार के गए यहाँ से कि भाई साहब ये होता है, वो होता है, ये होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट्स में जो आपका प्रेशर होता है ना, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भूल जाओगे। ठीक है,
तो इसको आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रफ कर दिया जाए। चलिए, तो अब हम यार क्वेश्चंस की बात करेंगे फटाफट, ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसा होमवर्क भी दूंगा, तो उनको आप ट्राई करना। अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, मतलब आपके बोर्ड लेवल से तो काफ़ी ऊपर ही है। और ये जो सीरीज़ है यार, उसको करने का मतलब ये, मतलब क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए, तभी तो यार सीरीज़ का भी तो फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स, पता लगे प्रॉब्लम्स कोई चैलेंजिंग है ही नहीं। तो यार पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, आप लिखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e की पावर 37, ठीक है। ये आपको लिमिट्स दी जा रही हैं और आपको दिया जा रहा है पाई साइन पाई ln x अपॉन x, और ये आपको dx दिया जा रहा है, ठीक है। और यार इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है और आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ऑप्शंस यहाँ से लिख लेंगे 4 2 6 0, ठीक है। 0 to 4 6, ये आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। बेसिकली इनमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अब देखो इसमें करना क्या है। तो अब क्वेश्चंस आपको तो मिल गए। अब 1 से e की पावर 37 जा रहा है, तो सबसे पहले यार तो इसमें यही प्राण निकल जाएंगे कुछ लोगों के कि यार e की पावर 37 लिमिट जा रही है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो कभी भी लिमिट्स से आपको डरना नहीं है, आप बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करो। तो यार अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो आपको दिख रहा होगा कि अगर आप पाई ln x को कुछ लेट कर लो, तो बेसिकली हम वही काम करते हैं, लिखेंगे यहाँ से लेट पाई ln x इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। आपने पाई ln x को कुछ लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यार इसको आपको फिर डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेसिकली पाई तो आपका एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना, तो 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई x dx बराबर dt, मतलब यानी जो बचा हुआ फंक्शन था वो आपका किस में चला गया। अगर आप इस वाले फंक्शन की बात करिए तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये तो आपका dt में चला गया। तो अब जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बचा वो आपका क्या है, वो इंटीग्रेशन, और ये देखिए साइन आपका बचा और इस वाले फंक्शन को आपने टी लेट किया था, तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो सिर्फ साइन टी बचता है, ठीक है। बट अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिमिट्स आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने यहाँ पे किसी फंक्शन को कुछ लेट कर लिया। क्योंकि पहले आपका जो फंक्शन था वो जो लिमिट्स थी ना वो x के अकॉर्डिंग थी, बट यहाँ पे आपका फंक्शन t के अकॉर्डिंग आ गया, तो आपको यहाँ पे लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। अब यार बात करते हैं लिमिट को कैसे चेंज करेंगे। देखो जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 थी, ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 1 है तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए जब x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, ठीक है, तो log 1 हो जाएगा, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 में पाई मल्टीप्लाई होगा तो t की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड आपका है कि x की वैल्यू जब e की पावर 37 है, x की वैल्यू जब e की पावर 37 है तो t की कितनी वैल्यू आएगी। तो यार जब x की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे e की पावर 37, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि जब आप x की जगह पे रखोगे पाई ln e की पावर 37, तो log e से e मतलब log से e कट जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली आपका t बच जाएगा, यानी t इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 37 पाई। तो जो सेकंड लिमिट आएगी वो आपकी 37 पाई आ जाएगी, यानी जब x की लिमिट 1 थी तब t की लिमिट 0 होगी। जब x की लिमिट e की पावर 37 थी तो t की लिमिट आपकी 37 पाई होगी, ठीक है, और ये आपका dt हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस x होता है, तो ये आपका माइनस का कॉस t है तो t लिख दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका बेसिकली 0 से 37 पाई आपका मतलब लिमिट हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस टाइम्स कॉस 37 पाई, ठीक है, और फिर माइनस और एक और माइनस लगेगा ना, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, और एक ऑलरेडी माइनस है, तो आप चाहो तो ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। वो माइनस जो कॉस होगा वो बाहर आके प्लस हो जाएगा और ये आपका कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इनकी वैल्यूज़ रखोगे तो देखो जब आप इनकी वैल्यूज़ रखोगे तो कॉस 37 पाई की जो वैल्यू होती है वो ऑलरेडी -1 होती है, और एक माइनस आपका पहले से लगा हुआ है,
और cos 0 आपका 1 होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑप्शन 2 है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एकदम सिंपल सा सवाल था, बट इन केस अगर आपको मतलब ये तरीका आप फॉलो नहीं करते हो, किसी अदर मेथड से इसको सोचते हो कि यार इस पाई को बाहर कर दे, इसमें कुछ लिमिट्स लगाएं, तो कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, बिना प्रॉपर्टीज के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, रफ कर दिया जाए। चलिए, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इससे भी अच्छा दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चंस आपको आज के लेक्चर्स में थोड़े इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, यहाँ से बोर्ड्स के भी रिलेटेड हो सकता है, बट जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पे एकदम हम तोड़ने वाले क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2, और आपको दिया जा रहा है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर आपको cos x दी जा रही है, ठीक है। दूसरा आपको दिया जा रहा है cos x डॉट cot x माइनस आपको दिया जा रहा है ln sin x, बेसिकली ये आपको दिया जा रहा है log sin, बेसिकली ये आपको दिया जा रहा है log sin x, इसकी पावर sin x, ठीक है, इसकी पावर आपको sin x दी जा रही है, और बेसिकली आपको बोला जा रहा है, और ये आपका dx दिया जा रहा है, ठीक है। और आपको यार इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें आपको बेसिकली ऑप्शन दिए गए हैं 0 पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन आपको 3 दिया गया, ठीक है। तो यार ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ये क्वेश्चन दिया गया, मतलब थोड़ा सा अगर लेवल बढ़ाएं तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन का लेवल भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हमको आगे बढ़ना ना, अपने लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, क्योंकि इसमें तो यार cos x की पावर sin x की पावर cos x है, फिर sin x की पावर भी, मतलब यार जब हमको कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार देखते हो ना, एक्चुअली जब हम भी कभी इस क्वेश्चन को पहले लगाए थे, मतलब आज से या ये मान के चलिए कि मिनिमम 1.5 साल पहले, ठीक है। तो मुझे भी लगा था यार ये क्या फालतू के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब पावर को चढ़ाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। बट ये क्वेश्चन और ज़्यादा मतलब ट्रिक से होते हैं, और ये बेसिकली बहुत ही नॉर्मल कैलकुलेशंस में होती है, बहुत ईजीएस्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इतना काम करते हैं कि इसको सबसे पहले हम लोग इस पर वर्क करते हैं कि इसको लगाना कैसे, ठीक है। तो यार अब देखिए इसमें क्या करना है, क्वेश्चन तो ये आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो यार अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि इस वाले फंक्शन को हम किसी तरीके से ला सकते हैं क्या, तो यार अब कैसे लेके आओगे, तो यार उसके लिए एक काम करते हैं कि जो ये आपका sin x की पावर cos x है ना, इसको कुछ लेट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ से लिखेंगे लेट sin x की होल पावर cos x इज इक्वल टू t, ठीक है। इसको हमने t लेट कर लिया, और आपको मैंने ये बहुत पहले से बता के रखा है कि इंटीग्रेशन में जब कभी भी किसी के ऊपर कोई पावर चली जाए, मतलब sin x की पावर cos x या फिर sin x की पावर e टू दी पावर, फिर कुछ उसकी भी पावर आ जाए, तो आपको वहाँ पे log अंकल को बुलाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड्स, ठीक है। आपने क्या किया, log बोथ साइड्स। जब आपने log अंकल को बुलाया तो ये भाई साहब ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार लिख सकते हो, अगर मतलब आपको नोट्स में अच्छे से लिखना है तो आप वहाँ से लिख सकते हो कि log sin x की पावर cos x, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा log t, ठीक है। तो अब आप इनको जब थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा cos x डॉट log sin x इज इक्वल टू log t। अब यार इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी फंक्शन आप टी लेट करते हो तो जाहिर सी बात है उसको आप डिफरेंशिएट करते हो, तो यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जब आप यार इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो अब बेसिकली आपको ये भी आना चाहिए कि यार प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे देखो ये होता है कि आपको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एक फंक्शन को एज इट इज रखना है, फिर प्लस का साइन लगा के जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको ऐसे ही रख दो, जिसको ऐसे रखा था उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से cos x को एज इट इज रखते हैं और ये log sin x को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/sin x हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, आपका cos x हो जाएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब देखो हमने log sin x को क्या किया था, डिफरेंशिएट किया था, तो इधर log sin x को एज इट इज यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा।
और इसके बाद cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो माइनस का sin x होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका माइनस टाइम्स sin x हो जाएगा। और अगर इधर आए तो देखो log t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली 1/t हो जाएगा और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। तो यार अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यार, मतलब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कई लोग इसी में रहते हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मतलब यार इन चीज़ों में अगर आप कंफ्यूज होते हो तो फिर कई मामला आपका गड़बड़ है, ठीक है। इनको आपको तो एकदम आना चाहिए थोरोली। तो अब इसके आगे अगर बात की जाए तो यार देखो cos x अपॉन sin x क्या होता है, वो तो बेसिकली आपका cot x होता है ना, और ये आपका cos x है। तो इसको आप चाहो तो पहले लिख लो, तो इसको हमने पहले लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा sin x log sin x, ठीक है। और इज इक्वल टू डी टी अपॉन टी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आपको t नजर आ रहा ना, इस t को आपने कुछ लेट किया था, तो वो t आपका क्या था, sin x की पावर cos x। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते, तो ये आपका हो जाएगा sin x की पावर cos x। किसी को कोई दिक्कत? अब एक काम करते हैं, इन भाई साहब को इधर ले आते हैं। तो जब इनको हम इधर लेके आए तो ये बेसिकली क्या हो गए, sin x की पावर cos x, ठीक है। और ये आपका डॉट लगा के पूरा हमने लिख दिया, ठीक है। और ये बेसिकली आपका ब्रैकेट में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x डॉट cot x माइनस sin x log sin x, और ये आपका dx बराबर dt। यार आपका dx आई थिंक छूट गया यहाँ पे, तो यह बेसिकली आपका यहाँ पे dx भी होगा क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका पूरा dx अपॉन dt आ जाएगा। यानी अगर आप इस पूरे फंक्शन की बात करें तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका dt हो चुका है, ठीक है। अच्छा जब आपका फंक्शन ये dt हो चुका है तो अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि जिस फंक्शन को आपने t लेट किया, ठीक है, तो उसकी फिर लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आपका फंक्शन जो पूरा था वो आपका dt में चला गया, ठीक है। यानी अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बेसिकली। आपको मैं यहाँ पे कर दूँ, दिखाई दे रहा है ना, या यहाँ पे कर दिया जाए, कहिए जहाँ कहीं वहाँ कर देता हूँ। नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो नीचे कर देता है। देखो आपका पूरा फंक्शन dx आपका dt में चला गया, यानी आपको इंटीग्रेट करना है सिर्फ और सिर्फ dt को। बट अब आपको यहाँ पे लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे x में लिमिट थी, यहाँ पे t में लिमिट आ रही है। तो एक काम करते हैं, जब x की वैल्यू 0 थी, यहाँ से हम निकालते हैं कि जब x की वैल्यू 0 थी, भाई साहब बोलो x की वैल्यू जब 0 थी तो t की वैल्यू कितनी आएगी, तो t की वैल्यू कितनी आनी चाहिए। देखिए जब x की वैल्यू 0, sin 0 का मतलब कितना, sin 0 की वैल्यू 0, तो फिर 0 की कोई भी पावर हो वो तो 0 ही होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब यार x की वैल्यू आपकी π/2 थी, ठीक है, x की वैल्यू π/2 थी, तो t की कितनी वैल्यू आएगी। देखिए जब x की वैल्यू π/2 रखोगे तो sin 90 आएगा, और फिर sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और फिर 1 की कितनी भी पावर आए वो तो 1 ही रहेगा ना। तो बेसिकली t इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यानी जब आपका लोअर लिमिट x पे 0 था तब t पे वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और जब π/2 था तो वो 1 हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा t, और इसको आप डिफरेंशिएट कर दो 0 से 1। जब आप इसमें लिमिट्स को अप्लाई करोगे तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। तो आपने देखा ना कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो मतलब तरीका आपको आना चाहिए। देखिए अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता, मतलब पावर्स ना होती, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ सकती थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, आपको पावर्स ने कितनी मदद की, बस सिंपली आपने एक एक स्टेप लगाया और आप फाइनल आंसर तक पहुंच गए, ठीक है। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। रफ कर दिया जाए तो बेसिकली जो इसका आंसर आया वो आपका 1 आया है, ठीक है। चलिए अब यार नेक्स्ट बढ़ते हैं, अपने लेवल को भी बढ़ाते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया वो तो एकदम हलवा सवाल था यार, उसमें तो कुछ था ही नहीं आपको कुछ करने के लिए, वो तो आपने खुद ही कर लिया होगा, ठीक है। तो यार अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जो क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें आपको दिया जा रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका r टेंड्स टू r है, f(x) आपको दिया जा रहा है sin x प्लस x, और आपको वैल्यू पूछी जा रही है कि आपको यार f इनवर्स x dx की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बेसिकली आप इसमें कर सकते हो कि इस फंक्शन को आप t लेट कर दो। सिंपल सा तरीका अपने अपनाते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं लेट, यहाँ से आप लिखो लेट f इनवर्स x
इज इक्वल टू टी। तो यार जब अपने एफ इनवर्स एक्स को अगर टी लेट किया तो अगर मैं कहूँ कि एक्स की यहाँ से क्या वैल्यू आएगी तो बेसिकली एफ टी आ जाएगी। यानी अगर आपको दिया जाए कि एफ टी की क्या वैल्यू आएगी तो यार एफ एक्स आपको दिया गया है साइन एक्स प्लस एक्स। तो यार अगर यहाँ से एफ टी की वैल्यू लिखो तो वो बेसिकली क्या आएगी, वो आपकी साइन टी प्लस टी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके आगे अगर बात करें तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका डी एक्स इज इक्वल टू साइन टी का आपका कॉस टी और टी का प्लस का 1 और ये आपका डी टी हो जाएगा। यानी आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब आते हैं इस फंक्शन जो आपको दिया गया उसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। उससे पहले आपको लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा, तो लिमिट्स भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका एफ इनवर्स एक्स डी एक्स था, तो एफ इनवर्स को हमने टी लेट किया और फिर जो डी एक्स आया उसको लिख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा कॉस टी प्लस का 1 और ये आपका डी टी। ठीक है, अच्छा अब देखिए जब आपका x की वैल्यू 0 था तो यहाँ पे t की वैल्यू कितना आएगा, मतलब अगर आप f इनवर्स 0 रखो तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी। जब f इनवर्स x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू जब पाई थी तो t की वैल्यू क्या आएगी, वो भी तो पाई ही आएगी ना। तो वो भी आपकी लिमिट्स आपकी सेम रहेगी चेंज करने के बाद भी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो बेसिकली क्या करोगे, इंटीग्रेशन 0 से पाई लगा दो, इस t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये t cos t आ जाएगा dt का, और उसको आप सेपरेट कर दो इंटीग्रेशन 0 से पाई t का dt। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दो। अब देखो ये तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा बाय द आपका फॉर्मूला जो होता है। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बाई पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आइलेट का यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करें कि यार आइलेट क्या होता है, तो बेसिकली आपको फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये आपको सिखाता है आइलेट। अगर आपको ये सब बातें नहीं पता है तो आप इसके लिए हमारे जो पूरे लेक्चर्स है उनको आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा तो यार अब बाई पार्ट्स क्या कहता है, बाई पार्ट्स कहता है आपको सॉल्व करना डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि पहले फंक्शन को आप बाहर रखो, दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो। ठीक है, दूसरे फंक्शन को आप इंटीग्रेट करो तो बेसिकली वो आपका cos t dt दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर माइनस करके इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका cos t और ये आपका dt और एक बार और आपका dt हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कई लोग सोच रहे होंगे यार यहाँ पे उन्होंने लिमिट्स नहीं लगाए। एक काम करो, आप लिमिट्स को हमेशा बाद में लगाया करो। जब आपको बाई पार्ट्स वाले क्वेश्चन मिले ना तो आप उसमें बाद में भी लिमिट्स को अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है इंटीग्रेशन 0 से पाई और ये आपका t और ये आपका dt, इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिखा रहने दो। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो यार देखो t आपका एज इट इज t रहेगा, साइन t का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सॉरी cos t का इंटीग्रेशन आपका साइन t आ जाएगा, माइनस जब आप t को यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, फिर साइन cos t का इंटीग्रेशन आपका साइन t आएगा, साइन t इंटू 1 आपका साइन t आएगा, फिर यहाँ पे एक इंटीग्रेशन लगा तो साइन t का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वो माइनस का cos t आएगा, और ऑलरेडी एक माइनस आपका बाहर लगा हुआ है तो बाहर अंदर से जो माइनस आएगा वो माइनस इसको प्लस कर देगा, और यहाँ पे आपका जो बेसिकली cos t था इंटीग्रेट किया तो साइन t आया, साइन t का किया तो माइनस का cos t आया, तो ये आपका cos t हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली आपका t²/2 आ जाएगा, और इसकी लिमिट्स आपकी 0 से पाई और इसकी जो लिमिट होगी वो आपकी 0 से पाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सिर्फ लिमिट्स को अप्लाई करना है, तो बेसिकली क्या करते हैं ऊपर वाले पार्ट्स को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो या आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, रफ कर दिया जाए। चलिए, तो अब आपको सिर्फ लिमिट्स को अप्लाई करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब देखो लिमिट्स को हम अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे आप लिमिट्स को यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखिए पाई आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका पाई जब आप यहाँ पे लिमिट्स को अप्लाई करने के बाद, और ये आपका आ जाएगा साइन पाई और फिर ये आपका आ जाएगा प्लस का कॉस पाई। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, ये आपका माइनस टाइम्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब ये 0 होगा, जब आप t की वैल्यू 0 रखोगे तो ये फंक्शन तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। cos t की जगह जब 0 रखेंगे cos 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो बेसिकली ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका जब यहाँ पे रखोगे तो प्लस का π²/2, यानी t की वैल्यू आप पाई रख दो तो π²/2 और माइनस का 0²/2 आपका 0 पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते तो यार इनकी वैल्यूज आपको आनी चाहिए। तो साइन पाई का होता है 0, तो जब आप पाई को मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो 0 आ जाएगा, और कॉस पाई आपका माइनस का 1 होता है, और ये ऑलरेडी माइनस का 1 प्लस का π²/2 आपको दिया गया, तो ये तो वैल्यू आपकी 0 हो गई। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो -1 आपका ये बेसिकली माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का π²/2। अब आप इसको सीधा करके लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो π²/2 माइनस का 2, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है वो π²/2 आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप नोट करिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है,
ये आप नोट करिए, तब तक मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे देता हूँ। यार आपको दिया गया है लेट, क्वेश्चन आपको दिया गया है लेट, बेसिकली आपको दिया गया है a इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर t, 0 से 1 लिमिट है e की पावर t अपॉन, और आपको दिया गया है 1 प्लस टी, और ये आपको dt दिया जा रहा है, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है देन इसके बाद आपको बोला जा रहा है a माइनस 1 से a तक लिमिट जा रही है, और आपको e की पावर माइनस टी अपॉन t माइनस a माइनस 1, और ये आपको dt दिया जा रहा है। हैज़ द वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। हैज़ द वैल्यू, ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है a e की पावर माइनस a, बी ऑप्शन दिया जा रहा है माइनस टाइम्स a e की पावर माइनस a, सी ऑप्शन दिया जा रहा है माइनस का स्मॉल a e की पावर माइनस a, डी आपको दिया जा रहा है डी आपको दिया जा रहा है बेसिकली a की पावर a e की पावर a। तो यार ये आपको 4 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं विथ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड हो गया आपके बोर्ड पे। तो अब देखिए यार बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक सवाल, मतलब खतरनाक तो नहीं, डेंजरस आपको दिख सकता है दिखने में सिर्फ, बाकी करने में इसको एकदम हलवे की तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, मतलब एकदम छोटा सा सवाल। तो इसको आप एक बार सॉल्व करिए। हो गया, किया जाए अब। तो देखो यार इसमें आपको 2 फंक्शन दिए गए हैं, एक तो आपको वैल्यू दी गई है कि भैया a की वैल्यू इतनी है, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है, तो आपको इंटीग्रेट कुल मिला के इनको ही करना है। तो एक काम करते हैं, इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन a की पावर माइनस 1, बेसिकली मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा a की पावर माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा a, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है e की पावर माइनस टी, और अपॉन में आपको दिया जा रहा है t माइनस का a और माइनस का 1, ये आपको dt में दिया जा रहा है, ठीक है। अब यार यहाँ पे काम करते हैं, इस फंक्शन को t लेट कर देते हैं, t माइनस 1 को हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं लेट इसको करता हूँ t माइनस a को मैं लेट करता हूँ माइनस का u। अच्छा, कई लोग कहेंगे माइनस का u क्यों लेट करो, तो वो सब आपको लेक्चर्स में पता चल जाएगा अगर आपने देखा होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि t माइनस a को जब हम माइनस u लेट करेंगे, ठीक है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा वो आपका dt इज इक्वल टू माइनस का du आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, और यहाँ पे आपको लिमिट्स भी चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए जब आपकी t की वैल्यू इतनी थी, यहाँ आप लिख सकते हो फॉर t इज इक्वल टू a माइनस 1, देन तो यार जब t की वैल्यू आपकी a माइनस 1 थी, तो t की वैल्यू आप डालो यहाँ पे a माइनस 1 माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ u, ठीक है। तो आपका यहाँ से देखिए माइनस a से माइनस a कैंसिल हो जाएगा, यानी u की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, यानी जो आपकी लोअर लिमिट है वो आपकी 1 है। अच्छा, जब आपकी फॉर t इज इक्वल टू a था आपका, देन u की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ से देखिए जब u की वैल्यू आपकी t की वैल्यू a थी, तो जब आप t की वैल्यू यहाँ पे a डालोगे तो ये आपका a माइनस बेसिकली आपका a इज इक्वल टू माइनस का u, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, यानी जो आपकी अपर लिमिट है उसका जो लिमिट है वो 0 है। यानी कुल मिला के अगर आपके क्वेश्चंस की बात करें तो वो बेसिकली कुछ इस तरीके से, जो आपकी लोअर लिमिट है वो 1 है, जो अपर लिमिट है वो आपकी 0 है, और जो आपको फंक्शन दिया गया उसको लिख देते हैं e की पावर माइनस टी अपॉन, ठीक है। और आपको सॉरी यहाँ पे आपने t को कुछ लेट किया था भाई साहब, तो t को तो आपने लेट ही नहीं किया, आपने t माइनस a को लेट किया, तो आपको यहाँ पे t चाहिए। तो यहाँ से जब आप t की वैल्यू निकालोगे तो वो आपकी क्या आएगी, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी a माइनस u, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे t की वैल्यू डालोगे a माइनस u, ठीक है, यही तो आपको डालना पड़ेगा ना। और यहाँ पे t माइनस a को आपने लेट किया माइनस का u, तो ये आपका माइनस का u माइनस का 1, और ये आपका हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई बाय माइनस का du, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से ये आपको अगले स्टेप में करना है, मैं बता देता हूँ। यहाँ से माइनस को हम कॉमन लेते हैं, ये आपका प्लस का 1 होगा, और यहाँ ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे बात करते हैं। अब यार यहाँ पे देखो एक काम करते हैं, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इंटीग्रेशन 1 से 0, ये आपको दिया जा रहा है 1 से ये आपका 0 है, सॉरी ये आपका 0 है, ये आपका 1 है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर माइनस a, ठीक है, और ये आपका प्लस का u हो जाएगा, और अपॉन में आपका आ जाएगा u प्लस 1
और ये आपका, और यहाँ पे देखिए प्लस का 1 हो गया ना, और ये आपका du हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब यार इसके आगे अगर बात करते हैं तो ये आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पे जो आपको ये टर्म्स दिए जा रहे हैं e की पावर इतना प्लस इतना, तो आप इनको अलग अलग भी तो लिख सकते हो ना, तो इनको मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूँ, आप इसके आगे लिखिएगा। तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा e की पावर माइनस a डॉट e की पावर, और ये माइनस का u, ये आपका प्लस का u हो जाएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब इसके आगे यार इसको मैं लिखूँ तो इसको आप 2 स्टेप्स में मल्टीप्लाई, मतलब 2 स्टेप्स में कर सकते हो ना, कि आप इंटीग्रेशन 1 से 0 लगा दिया, e की पावर u लिख दिया अपॉन u प्लस का 1 और ये du कर दिया, ठीक है। एक स्टेप हमने यहाँ पे कर दिया। दूसरा हमने कर दिया मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन e की पावर -1 अपॉन यहाँ पे आपका u प्लस 1 और ये आपका du हो गया, और यहाँ पे जो बेसिकली लिमिट थी 1 से 0 हमने पुट कर दी, ठीक है। अच्छा, तो यार यहाँ तक किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो इसको आप यहाँ तक तो नोट कर लो ना, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम बेसिकली नहीं होनी चाहिए। और सॉरी, यहाँ पे जो एक गलती हुई है वो बेसिकली आप यहाँ आपको वो गलती पकड़ में आनी चाहिए कि बेसिकली आप कहाँ पे गलती कर। तो देखो, जब आपने इस फंक्शन को आपने लिखा, ठीक है, तो ये बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में था? वो आपका u के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। अच्छा, अगर वो u के रिस्पेक्ट में था तो अगर हम इस वाली वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी? बेसिकली कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इस तरह नहीं लिखोगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यू कब कांस्टेंट होगी, कब ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा ये आप क्या करोगे? ये गलत है, इसको आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे जो e की पावर -a है वो तो कांस्टेंट है ना। अरे यार, ये आप u के रेस्पेक्ट में सारा काम कर रहे हो ना, तो ये तो कांस्टेंट हुआ ना आपका। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखोगे, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बेसिकली कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके आगे बात करते हैं। तो यार आपने एक टर्म पढ़ा था चेंजिंग प्रॉपर्टी का, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया जाता है a से b तक, उसकी वैल्यू f(x) दी जाती है dx करके, तो उसका आप नाम चेंज कर सकते हो, f(t) कर सकते हो, कोई भी लिमिट लगा दो वहां से और ये आपका dt में चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये u दिख रहा है ना, इसको हम t के रेस्पेक्ट में लेके चलते हैं। तो इसको जब आप t के रेस्पेक्ट में लेके जाओगे तो ये आपका हो जाएगा e की पावर -a, तो आपका एज इट इज रहेगा। इसको अगर t के रेस्पेक्ट में लेके जाएं तो e की पावर t अपॉन t प्लस का 1 हो जाएगा और ये आपका dt हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यार अगर अब आप अपने क्वेश्चन से मैच करो तो क्या आपको कुछ मैचिंग दिखाई दे रही है? ये इसकी लिमिट 1 से 0 जा रही है, ठीक है, 1 से इसकी लिमिट 0 जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो e की पावर t आपको दिख रहा है, t प्लस 1 दिख रहा है, t प्लस 1 दिख रहा है, ठीक है, 1 प्लस t प्लस 1 एक ही बात है। बट यहाँ पे जो लिमिट्स है वो सेम नहीं, यहाँ पे अपर लिमिट 1 है, यहाँ पे अपर लिमिट 0। तो यार मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट और एक प्रॉपर्टी और बताई थी, वो क्या थी कि अगर कोई भी फंक्शन आपको इंटीग्रेशन a से b दिया जा रहा है f(x) का dx करके, तो उसकी लिमिट आप चेंज कर सकते थे, माइनस लगा के b से a f(x) dx कर सकते थे, ठीक है। तो वही काम आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई प्रॉपर्टी, बेसिकली आपका हो जाएगा माइनस टाइम e की पावर -a इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर t अपॉन 1 प्लस t लिख लो भाई साहब, अगर कोई दिक्कत है तो। अब देखो इसकी वैल्यू आपको कितनी दी जा रही है, इसकी वैल्यू अगर हम बात करें कि इस फंक्शन की आपकी वैल्यू a दी जा रही है, तो ये बेसिकली हो जाएगा a माइनस का e की पावर -a, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका ये आ रहा है, बेसिकली आई होप ऑप्शन ए तो नहीं आ रहा है, आपका बी आ रहा है। बट यार अगर बी और सी में देखो ना तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई साहब अगर आपने ध्यान नहीं दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, तो आपको लगेगा यार दोनों ऑप्शंस तो नहीं सही है। नहीं, आपको वहाँ पे कैपिटल ए दिया गया तो इसलिए कैपिटल ए वाला ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को करने होते हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार देख लीजिए, एक बार और चेक कर लीजिए, जो सारे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए हैं उनको एक बार और आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज, ऑल द वेरी बेस्ट।